गुड मॉर्निंग अगेन। मैं जो देवेन है वो यूट्यूब के कुछ कमेंट सेक्शन से कुछ और क्वेश्चंस ले रहे हैं। मैं आई एम गोइंग विद द आंसर्स जो कि कमेंट सेक्शन में हमारे दर्शक पूछते हैं। प्लीज़ गो अहेड। सर मेरे ओवम पिकअप के टाइम पे 25 एग्स निकले थे। एक मिनट। ओवम पिकअप के समय 25 एग्स निकले थे, उसमें से मैच्योर जो M2 थे 19 थे, बट एक ही ब्लास्टोसिस्ट बना। ऐसा कैसे हो सकता है? ये चीज़ें हो सकती हैं क्योंकि कई बार जब ऐसी चीज़ें होती हैं तब हमको ये ध्यान रखना पड़ता है कि क्या स्पर्म की तरफ से प्रॉब्लम है। क्योंकि यदि फर्टिलाइजेशन हुआ, यदि M2 अच्छे हैं और फर्टिलाइजेशन हुआ, तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद में मतलब इक्सी ठीक हुआ, उसके बाद में उसका डे 2 डे 3 डे 4 क्रॉस होना चाहिए। तब हम ये एक चिंता का विषय होता है कि क्या स्पर्म की तरफ से कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं। ऐसे केसेस में ही हम स्पर्म का फिर ट्रीटमेंट देना चाहते हैं, जैसे मैक्स हुआ या फिर माइक्रोफ्लूइडिक्स हुआ। कई बार हम माइक्रो एरे भी कराते हैं हस्बैंड वाइफ का, ये देखने के लिए कि अभी हमारे पास में शी गॉट प्रेग्नेंट बट अबॉर्ट कर गई, पहली बार में प्रेगनेंसी हुई फिर नहीं हुआ। तो ये चीज़ें स्पर्म की तरफ से भी हो सकती है जो कि हम कई बार देख नहीं पाते हैं, बट मैं उनको भी देखता हूँ, ये एक रीज़न हो सकता है। ओवरी में सिस्ट है तो क्या यह कारण हो सकता है अंडे ना बनने का? ओवरी में सिस्ट, एक्चुअली ओवरी में सिस्ट है, ये बहुत वेग टर्म है। ओवरी में सिस्ट कौन सा है? पॉलीसिस्टिक ओवरी को भी लोग सिस्ट बोलते हैं, एंडोमेट्रियोसिस को भी सिस्ट बोलते हैं। कई बार जो ओवरी में पुराना जो फॉलिकल है वो पड़ा रहता है, फूटता नहीं है, उससे भी फंक्शनल सिस्ट हो जाते हैं। कई बार कॉर्पस ल्यूटियम जो निकला बाहर एग उसमें से। तो मैं ये वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये चीज़ें क्लिष्ट हैं, समझ में नहीं आएंगी, बट खाली ओवरी में सिस्ट है करके बोल देने से नहीं होगा। आप अपने गायनिक को दिखाइए किस तरीके का सिस्ट है। कई बार सिस्ट यदि बढ़ता है तो आपको एक खतरे का भी निशानी होती है ओवरी में, मतलब जो कैंसर्स होते हैं वो भी सिस्ट के रूप में स्टार्ट होते हैं। सिस्ट का रूप अल्ट्रासाउंड में कैसा है, उसका कलर डॉपलर कैसा है, उसकी एक स्कोरिंग होती है, वो करके ये बताते हैं कि उस सिस्ट का प्रॉब्लम क्या है। तो सिस्ट जो है, ओवरी की जो सिस्ट है, उस सिस्ट को पॉलीसिस्टिक ओवरी इज़ नॉट ए प्रॉब्लम बट इट इज़ प्रॉब्लम फॉर इनफर्टिलिटी। बट दूसरे जो सिस्ट है, एंडोमेट्रियोसिस हुआ, वो इनफर्टिलिटी करती है। पर जो दूसरे ओवरी के सिस्ट हैं उनको ध्यान में रख के आप अपने गायनिक से ज़रूर दिखा लें। एम्ब्रियो ट्रांसफर के 15 दिन बाद बीटा एससीजी नेगेटिव आया, बीच में यूटीआई हुआ था, क्या ये कारण हो सकता है नेगेटिव आने का? नो, UTI इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव। प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव इज योर प्रेगनेंसी टेस्ट इज नेगेटिव। आपका इम्प्लांटेशन नहीं हुआ यदि एम्ब्रियो अच्छे बने थे, तो डोंट वरी, डोंट टेक दैट एज ए रीज़न। बहुत सारे रीज़न होते हैं IVF फेल होने के। सर एंडोमेट्रियम थिकनेस बहुत ज़्यादा आती है जिसके कारण ट्रांसफ़र बार बार कैंसिल हो रहा है, क्या करना चाहिए? एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कैंसिल यदि हो रहा है और आपका एंडोमेट्रियम ज़्यादा आ रहा है तो क्या फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो रहा है? तो आपके फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में जो ईस्ट्राडियोल हम देते हैं उसका डोज घटाना पड़ता है, और साथ में आपका ब्लड टेस्ट करके ईस्ट्राडियोल देख भी लेते हैं कि बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ रहा। तो ये एक सब्जेक्टिव आंसर है जो आपके गायनिक या आपके फर्टिलिटी डॉक्टर, उनसे आप बात करेंगे तो ज़रूर आपको समझाएंगे। सर एप्ला टेस्ट क्या होता है, ये कब करवाना चाहिए? एप्ला टेस्ट का मतलब होता है एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी। एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी टेस्ट अधिकतर लोग जो हैं वो रिपीटेड एबॉर्शंस में कराते हैं। एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी टेस्ट का एविडेंस बेस्ड होना बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत सारी चीज़ें होना चाहिए तब ये मान के चलते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल है आपके रिपीटेड एबॉर्शंस का। एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी से कई बार एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम भी होता है जिसमें रिपीटेड एबॉर्शन, कई बार SLE दूसरी बीमारियां भी होती हैं जिसके कारण ये हो सकता है, बट उसका एग्जैक्ट डायग्नोसिस करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। पिन पॉइंट सर्विक्स में IVF नहीं हो सकता क्या? पिन पॉइंट सर्विक्स इज़ नॉट ए प्रॉब्लम। यदि आपका पीरियड आ रहा है और आपका पिन पॉइंट सर्विक्स है तो मैं जो आपको प्री IVF में हिस्टोस्कोपी करता हूँ, तो मेरा हिस्टोस्कोपी करने का भी एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि जो पैसेज है वो देखना बहुत ज़रूरी है जिसमें मैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर सकूँ। तो आई डोंट थिंक, मेरे लिए तो कोई ऐसा बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा। सर पीरियड में बहुत ज़्यादा पेन होता है, क्या ये अच्छा सिम्टम्स नहीं है? पीरियड में देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है लड़कियों के लिए, बता दूं। पीरियड में पेन दो प्रकार का होता है। एक होता है जिसमें पीरियड जैसे आया और ये पेन जो है
यहाँ सब ठीक था, जो ही पीरियड आया और उसके आने के ठीक पहले खूब तेज दर्द होता है और जब पीरियड फिनिश होने लगता है तो ये दर्द कम भी हो जाता है। दिस इज स्पाज्मोटिक डिस्मेनोरिया। ये उनको होता है जिनका ओव्यूलेशन होता है, खासकर वैसी लड़कियाँ जिनके बच्चे नहीं हुए या अनमैरिड हैं और जिनका पीरियड शुरू हुआ है। इसको एंटी स्पाज्मोटिक दवाई से ठीक किया जा सकता है, ले लेना चाहिए। और इसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि इसमें आपको प्रॉब्लम होगी, आपकी किडनी खराब हो जाएगी, आपको आदत पड़ जाएगी। इस दर्द को सहने का कोई औचित्य नहीं है। इसमें ये दर्द इसलिए होता है क्योंकि इसमें कई बार छोटे छोटे क्लॉट डिलीवर होते हैं, तो ये नॉर्मल है और इट इज़ गुड दैट आपका ओव्यूलेशन होता है। एक पीरियड का पेन होता है, जैसे ये पीरियड आया, ये पीरियड का पेन यहाँ से स्टार्ट होता है और ये चलता रहता है जब तक पीरियड फिनिश नहीं होता, थोड़े दिन और चलता रहता है। इसको कंजेस्टिव डिस्मेनोरिया बोलते हैं। कंजेस्टिव डिस्मेनोरिया में इन्फेक्शन के कारण अधिकतर होता है, मतलब आपके भीतर कुछ ना कुछ इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन का मतलब सूजन, उसमें क्लैमाइडियल भी हो सकता है, ट्यूबरकुलर भी हो सकता है, दूसरा इन्फेक्शन बैक्टीरिया से भी हो सकता है। दूसरा, ये जो कंजेस्टिव डिस्मेनोरिया एक इंडिकेटर होता है एंडोमेट्रियोसिस का। तो यदि पहले इतना दर्द नहीं होता था, बच्चे नहीं हैं, और ये कंजेस्टिव डिस्मेनोरिया पीरियड आने के शुरू से चालू होता है, पेट नीचे भारी होना, और ये कंटिन्यू रहता है पीरियड के फिनिश होने के बाद तक, और ये बढ़ता जा रहा है, तो अधिकतर ये एंडोमेट्रियोसिस के कारण होता है। और यदि ये लगातार हो रहा है और ये बना रहता है उसके बाद में, तो कई बार इन्फेक्शन के कारण होता है। ये चीज़ें इसमें, दिस इज़ गुड, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट दिस इज़, ये वाले में आपको गायनिक को दिखा के एक ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी जरूर करा लेना चाहिए। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, इफ़ यू लाइक इट, देन यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, और यू कैन शेयर माई वीडियोज़ इन इंस्टाग्राम ऑल्सो, यू कैन शेयर माई वीडियोज़ इन थ्रू यूट्यूब ऑल्सो। और मैं यूट्यूब देखने वालों को, जो मेरे रेगुलर देखने वाले हैं, उनको बोलूँगा कि आप प्लीज़ चैनल को देखने के साथ सब्सक्राइब भी करिए, और दूसरों को भी आप अपना यदि शेयर कर सकते हैं कि वो भी सब्सक्रिप्शन करें, तो हमको एक हौसला मिलता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।